तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, और साथ में हम एक और टॉपिक लेंगे मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इन सारे टॉपिक को हम लोग डील करेंगे, उसके बाद क्लाउस लॉ वगैरह पे हम लोग बातचीत करेंगे। क्लियर? तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमको कंडक्टेंस निकालना हो तो उसमें 2-3 ठो समस्याएं होती हैं, जिसका निवारण हम लोग करते हैं। किस टाइप से करते हैं इस पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। हम इस बात को समझते हैं कि आखिर कंडक्टेंस है क्या, कंडक्टिविटी है क्या इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो सपोज डैट कि यह एक कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर है, या यह क्यूबिकल कंटेनर है। इसका हाइट 1 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है, और लेंथ जो भी है वह 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर तो हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हुआ, और ये भी हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml। इसको हम लोग 1 cc भी कहते हैं। 1 cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो कहता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो इस इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा, मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट यहाँ तक अगर मूव करे तो इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ मूव करे फिर यहाँ से यहाँ मूव करे, तो कहते हैं कि इस इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है यही कंडक्टिविटी होता है, यही कंडक्टिविटी। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट present in 1 ml और present in 1 centimeter cube known as the conductivity। अगर हमको 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी पता हो गया तो हम चाहे तो हम 100 ml में भी निकाल सकते हैं, चाहे तो हम 200 ml में भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा। क्या होगा? कंडक्टेंस होगा। यानी कि एक चीज़ को हमेशा माइंड में रखना है कि कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml और प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब नोन एज द कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को अगर निकालना हो तो हम जानते हैं कि कप्पा इंटू 1/r इंटू L/A, यानी कप्पा इजकल टू कंडक्ट, तो 1/r यानी कि 1 रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को हम कंडक्टेंस कहते हैं, तो कप्पा इजकल टू हो जाएगा कंडक्टेंस, और L/A को हम क्या कह सकते हैं, सेल कांस्टेंट। क्लियर? इस टाइप से हम निकाल लेते हैं। कहता है कि बस एक ही चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी हमको पता हो गया तो हम लोग 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 100 ml, 500 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 500 ml का निकाल सकते हैं। कंडीशन अप्लाई कि सेल कांस्टेंट जो होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कंटेनर होना चाहिए वो हमारा उसका लेंथ ब्रेथ हाइट जो होता है वो फिक्स होना चाहिए। क्लियर? तो कहता है कि अगर ऐसे कंडीशन में, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी बात किया वो वॉल्यूम को फिक्स कर किया। अगर वॉल्यूम यहाँ पे फिक्स है, अगर वॉल्यूम अगर बदल जाए तब फिर कंडक्टिविटी को या फिर कंडक्टेंस को, खासकर कंडक्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो इस टाइप से कंडक्टेंस को डिफाइन करने के लिए
एक नया टर्म हम लोग यूज करते हैं जिसको कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। कहते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी, इसको लेमडा एम से डिनोट करते हैं। तो कहते हैं कि लेमडा एम क्या है? तो लेमडा एम कहता है कि कंडक्टेंस ऑफ all ions present in 1 mole of an electrolyte in a solution। कहता है कि अगर किसी सॉल्यूशन में 1 मोल्स इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस हैं तो उनका जो कंडक्टेंस होता है उसको हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। यानी कि एक चीज़ समझ में आ गई कि कंडक्टिविटी के लिए, यानी कि फॉर कंडक्टिविटी यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉल्यूम जो होगा वह फिक्स्ड होगा, क्योंकि हम 1 ml कह रहे हैं तो वॉल्यूम जो होगा फिक्स हो गया। और फॉर मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे मोल्स फिक्स्ड हो गया। क्लियर? यानी कि यहाँ पे कंडक्टेंस की जो बात जब भी हम करेंगे तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट शुड बी प्रेजेंट इन 1 ml। यहाँ पे हम कहेंगे कि कंटेनर चाहे हमारा जैसा हो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जो होना चाहिए, अगर हम NaCl ही लिए हैं तो NaCl जो होना चाहिए 1 मोल होना चाहिए। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी जो होगा उसको हम कंडक्टेंस जो होगा उसको हम मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। और 1 ml वॉल्यूम में जो आयंस का जो कंडक्टेंस होगा उसको हम कंडक्टिविटी कहेंगे। क्लियर? तो हम इसका यूनिट पे बातचीत करेंगे। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। कहते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी की अगर यूनिट पे अगर हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं कि लेमडा एम इक्वल टू कप्पा बाई कंसंट्रेशन। क्लियर? तो कप्पा का यूनिट हम लोग देख चुके हैं कि साइमन पर सेंटीमीटर, और कंसंट्रेशन का हम लोग करते हैं मोल बाई। और कंसंट्रेशन हम लोग किस चीज़ में लेते हैं? कंसंट्रेशन के लिए हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन के लिए हम लोग मोलारिटी है, हम मोलारिटी इक्वल टू मोल्स बाई वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम जो होता है हमारा लीटर में होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम मोल बाई लीटर लेते हैं। तो कहता है कि साइमन पर सेंटीमीटर मोल, और लीटर को अगर हम ml में चेंज कर दें तो 1000 ml होता है, तो इसको ऊपर भेजकर 1000 ml हम लिख सकते हैं। और अभी जस्ट हम लोग देखते हैं कि 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो -1 और 3, तो क्या हो जाएगा? साइमन 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पावर -1। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं कि 1000 को हटा दें तो साइमन
सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपका लैम्डा एम का यूनिट होगा। क्लियर? यानी कि लैम्डा एम और कप्पा में अगर हमको रिलेशन निकालना हो तो लैम्डा एम इक्वल टू हम लिख सकते हैं कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी क्लियर? तो इस टाइप से हमारा एक रिलेशन हो गया। इसके बाद एक टर्म आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो कहते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा इक्यू लिख सकते हैं। तो कहते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होता है बस इसमें और मोलर कंडक्टिविटी में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि मोलर कंडक्टिविटी में हम 1 मोल्स लेते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट हम लेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस present conductance of all sand present in 1 gram equivalent in a solution known as equivalent कंडक्टिविटी। और एक चीज़ आप लोग जानते होंगे पहले से कि अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन 1 ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन इज नोन एज नॉर्मलिटी यानी कि एज ए होल हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो हम लोग मोलारिटी कंसिडर किए थे यहाँ पे हम लोग नॉर्मलिटी कंसिडर करेंगे। यानी कि लैम्डा इक्यू इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी क्लियर? तो कहते हैं कि लैम्डा इक्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं लैम्डा एम यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इंटू वैलेंसी फैक्टर अब वैलेंसी फैक्टर क्या है? ये आप लोग जानते होंगे कि इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मोलर मास बाई वैलेंसी कर देते हैं या चार्ज कर देते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट कर देते हैं। तो यही जो वैलेंसी चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसी को हम वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। क्लियर? इस टाइप से ये दोनों में रिलेशन आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन है कि why conductivity decrease and molar conductivity
conductivity increase on dilution. क्लियर? तो इस बात को बड़ी अच्छा ढंग से समझना है कि अगर हम डाइल्यूट करते हैं यानी कि ऑन डाइल्यूशन, तो ऑन डाइल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है, यानी कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है। तो सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट कैसे करेंगे? तो उसमें और अधिक उसका वॉल्यूम हम बढ़ाएंगे, तो और अधिक वॉल्यूम बढ़ाएंगे इसका मतलब हुआ कि और अधिक हम उसमें पानी डालेंगे। क्लियर? तो एक चीज़ को याद रखिएगा कि ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीज, चाहे वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें चाहे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में बात करें। ध्यान देना है कि अगर हम डाइल्यूट करते हैं यानी कि और अधिक पानी डालते हैं तो कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो हम लोग रीज़न समझते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी समझते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी समझते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी समझते हैं। दोनों में चाहे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर डाइल्यूशन होगा तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? तो एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में कि ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि जितना अधिक, ये चीज़ हम लोग इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में कि जितना अधिक वॉल्यूम हम लोग बढ़ाते हैं अल्फा का वैल्यू बढ़ता है, और अल्फा का वैल्यू बढ़ता है इसका मतलब हुआ कि डाइल्यूशन बढ़ेगा। या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जितना अधिक डाइल्यूट करेंगे अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा, और अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, यानी कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा जिसके कारण कंडक्टेंस जो होगा वह इंक्रीज करेगा। क्लियर? और एक चीज़ और ध्यान देकर याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तुलना में वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस बहुत तेजी से बढ़ता है। आई रिपीट अगेन, वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तुलना में डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस बड़ा तेजी से बढ़ता है। इसलिए तेजी से बढ़ता है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू खूब होता है तो 5% होता है, हम परसेंटेज में लिखे हैं। वहाँ पे हम अल्फा का वैल्यू 1 करते थे तो हम लोग 100% डिसोसिएशन करते थे। ठीक है ना? जैसे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप लोग जानते हो कि अल्फा का वैल्यू बहुत कम होता है, यानी कि इसको अगर हम परसेंटेज में बात करें तो मुश्किल से 5% आयंस का ही डिसोसिएशन, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होता है। अगर जैसे ही हम उसको डाइल्यूट करते जाएंगे डिसोसिएशन और बढ़ते जाएगा। क्लियर? लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा ऑलरेडी 100% होता है, यानी कि अल्फा ऑलरेडी 100% है। इसका मतलब है कि जो भी आयंस है वह ऑलरेडी डिसोसिएट हो चुका है। यानी कि NaCl का अगर हम बात करें तो कि अगर 1 मोल अगर हम NaCl लिए हैं तो Na प्लस आयन 1 मोल और Cl माइनस आयन 1 मोल हमारा प्रेजेंट है, 100% डिसोसिएशन है। तो फिर आप कहोगे सर कि जब अल्फा का वैल्यू बढ़ा ही नहीं तो फिर कंडक्टेंस कैसे बढ़ गया? तो अल्फा का वैल्यू नहीं बढ़ा फिर भी कंडक्टेंस बढ़ेगा। इसके पीछे कारण यह है कि
कल हम लोग पीछे वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि जो Na+ और Cl- के बीच की जो दूरियां होंगी वो दूरियां बढ़ जाएंगी डाइल्यूशन करने पर। आई रिपीट कि Na+ और Cl- की जो दूरियां होंगी, पहले इस वॉल्यूम में था तो Na+ और Cl- इतना था, अब वॉल्यूम बढ़ गया तो Na+ और Cl- बीच की दूरियां बढ़ गई। तो बीच की दूरियां बन गई तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वह कम हो गया, और इंटर आयनिक अट्रैक्शन अगर कम हो गया तो आयंस इजिली मूव करेंगे, आयंस इजिली मूव करेंगे। क्लियर? ये बात समझ में आ गई कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन से कंडक्टेंस बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी डाइल्यूशन से कंडक्टेंस बढ़ता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में अधिक बढ़ता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तुलना में। क्लियर? अब होगा क्या कि कंडक्टिविटी कैसे डिक्रीज करेगा। तो यह हम कंटेनर लिए तो कंडक्टिविटी की हम अगर बात करेंगे, कंडक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो 1 ml का ही कंटेनर होगा। लेकिन अगर हम मोलर कंडक्टिविटी का बात करेंगे तो इसमें तो हमको 1 मोल्स पे बात करनी है, चाहे तो यह जितना बड़ा हो। तो यह अगर सपोज डेट कि 3 cm का अगर कंटेनर हो गया और इसमें अगर हम इसको लेकर रख दिए तो इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब की अगर हम बात करें यहाँ पे, यह 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, यानी कि इसका वॉल्यूम कितना हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक्चुअली होगा क्या, ध्यान देने वाली बात यहीं पे है कि यहाँ पे अगर सपोज डेट कि 10 आयंस हैं तो 10 आयंस के कारण कंडक्टिविटी है। अब ये 10 आयंस तो कंप्लीट में ना हो गए, बात समझ आ गई ना। अब टोटल में आयंस से चले गए तो यहाँ पे तो अभी खास अब अगर हम 1-1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम देखेंगे तो आयंस की संख्या तो कम हो जाएगी, तो आयंस की संख्या कम हो जाएगी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी में वॉल्यूम तो बढ़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी में वॉल्यूम तो बढ़ेगा, मोल्स हमको 1 मोल्स ही फिक्स करना हो। क्लियर? इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर हमने NaCl को, अगर हमने NaCl के 1 मोल को अगर हम 1 लीटर पानी में रखें, चलिए 1000 ml कर देते हैं, क्या दिक्कत है, और इसी को अगर हम 3 लीटर पानी में रखें, 3 लीटर पानी में रखें। क्लियर? तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर तो यानी कि 1 ml में यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस अधिक होगा, तो नंबर ऑफ आयंस अधिक होगा तो इसका कंडक्टिविटी अधिक होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे 1 ml में वो तो घट जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे आपने 1 लीटर में रखा है, यहाँ पे आपने 3 लीटर पानी में रखा है, तो 1 ml पानी में नंबर ऑफ आयंस तो घटेगा, तो नंबर ऑफ आयंस घटेगा तो ऐसे कंडीशन में कंडक्टिविटी घटेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या करना है कि वॉल्यूम तो हमको फिक्स रखना है कंडक्टिविटी के लिए, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी के लिए अब इनकी बीच की दूरियां बढ़ गई तो टोटल आयंस के कारण जो कंडक्टेंस होगा वो तो बढ़ेगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। आई होप आप लोग समझ चुके हैं, अगर ना समझे हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिएगा, इसको फिर से हम लोग बातचीत करेंगे इसको समझने के लिए। क्लियर? कहते हैं कि नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि वेरिएशन ऑफ
मोलर कंडक्टिविटी variation of molar conductivity of strong and weak electrolyte on dilution। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे, जैसे जैसे डाइल्यूशन होगा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। यानी कि अगर हम इसको ग्राफ से समझें, यहाँ पे एक्स एक्सिस लें, यहाँ पे वाई एक्सिस लें, यहाँ पे हम लें लैम्डा एम, ऐसे इंक्रीज करेगा मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे 0, यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन के रूट कर हम लोग रिलेशन देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होगा, कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होगा तो ऐसे कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो ऐसे जाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऐसे अगर हम मूव करें तो कंसंट्रेशन डिक्रीज है, और ऐसे मूव करें तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो अगर हम केसीएल की बात करें, यहाँ पे केसीएल की अगर हम बात करते हैं, क्लियर, तो देखते हैं कि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। इस लाइन को आप लोग देखेंगे कि स्लोप तो है लेकिन बहुत ज़्यादा, माने इस टाइप का स्लोप नहीं है कि एकदम ऐसे नहीं है, इस टाइप से स्लोप है, यानी कि थोड़ा सा स्लोप है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। यह चीज़ हम लोग अभी जस्ट हम लोग देख कर भी आए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है, लेकिन बहुत अधिक नहीं बढ़ता है, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता है, बढ़ता है धीरे धीरे बढ़ता है। क्लियर? तो कहते हैं कि इसमें एक खास एक रिलेशन आता है। इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, कहता है कि इसको अगर हम कहते हैं कि इसको हम बढ़ाते यहाँ तक अगर हम आने का कोशिश करें तो खैर यहाँ तक तो हम लोग नहीं आ सकते हैं, इसलिए नहीं आ सकते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन आप लोग को पता है कि कहीं पर भी 0 नहीं होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन 0 कह देने का मतलब हुआ कि इस प्योर सॉल्वेंट हो गया, और प्योर सॉल्वेंट हो गया तो फिर हम लोग कंसंट्रेशन क्यों कंसीडर करेंगे। तो कभी भी आप रियल में, वास्तव में कंसंट्रेशन कभी 0 नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग मानते हैं कि अगर कंसंट्रेशन अगर 0 हो जाए, देखिए मानते हैं, होता नहीं है, इस बात को दिमाग पर रखा जाए। तो कंसंट्रेशन अगर 0 हो जाए यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन अगर 0 हो जाए तो इसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगा, मोलर कंडक्टिविटी जो होगा वो क्या होगा भाई? तो मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। और यही जो मैक्सिमम होगा इसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि मैक्सिमम, यानी कि लैम्डा इनफाइनाइट एम करके हम इसको लिखते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट एम, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कि कंसंट्रेशन जो है वह 0 है, डाइल्यूशन जो है वह इनफाइनाइट है, मैक्सिमम होता है। तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक रिलेशन निकल कर आता है, क्योंकि यह इक्वेशन का है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो हम लिख सकते हैं कि y = mx+c को फॉलो कर रहा है, और y यहाँ पे क्या है? x एक्सिस, y एक्सिस। तो कहता है कि यह लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस b एक कांस्टेंट है √c, यानी कि इस फार्मूला को हम लिख सकते हैं कि लैम्डा एम = लैम्डा एम इनफाइनाइट, या यहाँ पे नॉट भी होता है, b
माइनस बी और रूट सी करके लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि सी का पावर 1/2 करके। इसको हम डी बाई हक्केल उसको ना इक्वेशन के नाम से जानते हैं, इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो कहता है कि लैम्डा एम क्या है, तो लैम्डा एम जो है वह मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है एक खास कंसंट्रेशन पे। ये लैम्डा एम इन्फिनाइट जो है वह लिमिटिंग या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है। सी यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन है, और बी एक कांस्टेंट है। बी क्या है, बी एक कांस्टेंट है जो आपको डिपेंड करता है, बी एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। तो सॉल्वेंट के किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन याद रखा जाएगा कि बी जो है वह सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। सॉल्वेंट के किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो सॉल्वेंट के विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा और सॉल्वेंट के सरफेस टेंशन पे डिपेंड करेगा। क्लियर। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इस टाइप से एक फार्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन कहता है कि अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें, तो कहता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम लोग डाइल्यूशन करें, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो इस टाइप से ग्राफ्स आते हैं, तो इस टाइप से ग्राफ्स आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत अंतर पड़ा है। यानी कि डाइल्यूशन करें वीक इलेक्ट्रोलाइट में इस टाइप से ग्राफ आते हैं। जो ब्लू वाला ग्राफ है या हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर। और ये ब्लैक वाला था वह स्ट्रॉन्ग के लिए बातचीत किए थे लोग। तो कहते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, तो बड़ी तेज़ी से बढ़ता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि एक कर्व लाइन्स है, तो कर्व लाइन्स है तो यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है नहीं, तो यहाँ पे हम इस टाइप से कुछ हम फार्मूला नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डाइल्यूशन होगा उसके लिए कोई फार्मूला नहीं होगा। तो फिर जब उसके लिए कोई फार्मूला नहीं होगा तो फिर हम उसको निकालेंगे कैसे। तो इसको निकालने के लिए एक कोलराउस लॉ है, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कोलराउस लॉ से हम उसको निकालते हैं। क्लियर। अब कहता है कि अगर हम बात करें कि अगर हम एसिटिक एसिड के लिए ये ग्राफ हो, तो कहता है कि तो फॉर्मिक एसिड के लिए ग्राफ जो होगा इससे ऊपर आएगा। इसलिए ऊपर आएगा कि आप जानते हो कि फॉर्मिक एसिड जो होता है वो एसिटिक एसिड की तुलना में ज़्यादा एसिडिक होता है, यानी कि डिसोसिएशन उसका तेज़ी से होता है। यानी कि जिसका अधिक डिसोसिएशन होगा ग्राफ उसका उतना ही ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे हम KCl की बात करें, अगर हम HCl की बात करें, तो HCl का यहाँ पे हो जाएगा। क्यों होगा, इस बात को हम लोग समझते हैं। इसको एक टर्म हम लोग बात करते हैं आयनिक मोबिलिटी। तो चलिए यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं आयनिक मोबिलिटी। ये हम लोग को कोलराउस लॉ में इसकी चर्चा होगी। क्लियर। तो कहता है कि अगर पूछा जाए कि HCl है और KCl है, तो आयनिक मोबिलिटी किस में होगी, अधिक होगी। और आयनिक मोबिलिटी अधिक होगी तो हम कह सकते हैं कि उसका कंडक्टेंस अधिक होगा। क्लियर। तो कहता है कि Cl और Cl आयंस तो यहाँ पे कॉमन हो गया, तो H+ आयंस देखेंगे और K+ आयन देखेंगे, तो ये हमको पता है कि H+ आयन छोटा होगा, और आयंस जितना ही छोटा होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी उतनी ही अधिक होती है। आयंस, आई रिपीट, आयंस जितना ही छोटा होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी उतनी ही अधिक होती है, और आयनिक मोबिलिटी जितनी अधिक होगी करंट को उतना ही, यानी कि चार्ज को उतना ही तेज़ी से वह पास कराएगा। तो फिर यहाँ पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये हमेशा कंपटीशन में पूछ देता है कि LiCl, NaCl और KCl में अगर पूछा जाए कि मोलर कंडक्टिविटी या फिर उसको कुछ नहीं है, ऐसे कहा जाए कि कंडक्टेंस किसकी अधिक होगी, तो
इस बेसिस पे हम लोग कहेंगे तो कि LiCl का साइज छोटा है तो सबसे अधिक इसकी होनी चाहिए, उसके बाद Na+ का और K+ का सबसे कम होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ को याद रखिएगा कि एक्वस मीडियम में चूँकि Li का हाइड्रेशन इंथैल्पी अधिक है तो Li+ एक्वस से बना लेता है, और Li+ एक्वस जैसे ही बनाएगा तो एक्वस आयन का साइज इसका बड़ा हो जाता है, जिसके कारण इसकी आयनिक मोबिलिटी घट जाती है। यानी कि आयनिक मोबिलिटी इसकी सबसे कम होगी, उसके बाद Na+ एक्वस की होगी और सबसे अधिक K+ एक्वस की होगी। तो इस बात को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग आयनिक मोबिलिटी की बात करेंगे तो बात करेंगे एक्वस मीडियम में, और एक्वस मीडियम में बात करेंगे तो फिर Li+ एक्वस बनेगा। Li+ एक्वस बनेगा तो साइज उसका बहुत अधिक हो जाता है, और साइज अधिक होने के कारण आयनिक मोबिलिटी कम हो जाता है। क्लियर? तो आई होप ये सब बातें आप लोग को समझ में आएंगी। उसके बाद हम लोग क्लाउस लॉ वगैरह की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।